कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। राहुल का इतना प्यार देखकर आरजू की आंखों में आंसू आ गए। आरजू ने आंसू भरी आंखों से सर हिलाते हुए कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर रिंग डाल दी। सभी तालियां बजाने लगे। उदय ने राहुल को गले लगा लिया। देखा, मैं न कहता था मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। राहुल, आरजू तो थोड़ा बहक गई थी, पर मुझे पता था कि मेरा राहुल इतना घटिया नहीं है कि वो दोनों को धोखा दे। मुझे भी नाज है अपनी दोस्ती पर कमीने, तूने क्या दोस्ती निभाई है? अगर तुझे पता चल गया था कि ये आरजू है तो सीधे ही क्यों नहीं बताया? राहुल बोला, ठीक ही तो किया। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो तुझे ये कैसे पता चलता कि तुम आरजू से इतना प्यार करते हो? उदय बोला, चलो, बातें बहुत हो गई। अब ये तुम्हारा दोस्त ही नहीं, इस घर का जवाई भी है। इसकी आओ भगत करो भाई। और निक्की बेटा, जाओ, आरजू बनकर आओ, हमें भी ऐसे अजीब सी लगती हो, दादाजी बोले। राहुल सबसे नजरें चुरा कर आरजू को देख रहा था, जिसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो उठी और बोली, मैं भी आती हूँ, कहकर वो अपने कमरे की ओर चल दी। राहुल उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। राहुल ने अपने पापा को वीडियो कॉल करके बताया, पापा, मैंने आरजू को मना लिया है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। पता है पापा, आरजू ही खोई हुई हमारी निक्की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब मेरे संबंधी बदल गए हैं। कहाँ है मेरा यार? राहुल के पापा बोले। राहुल ने उदय के पापा की तरफ फ़ोन कर दिया। राहुल के पापा बोले, हाँ जी समधी जी, क्या हो रहा है? यार, अपनी भी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब कोई और ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन मिस्टर किशोर का क्या, जो पहले इसके पापा थे? कहीं उसने ही तो नहीं इसे किडनैप किया था? नहीं, आरजू कहती है कि वो अच्छा बंदा है, बस उसकी बीवी और बेटी उसे मजबूर करते हैं वो सब करने को। उन्हीं के कहने पर उसने तुमसे 2 करोड़ लिए थे, उदय के पापा बोले। ये औरतें होती ही ऐसी हैं, इसीलिए तो मैंने दूसरी शादी नहीं की। अब देख, मज़े में हूँ मैं और मेरा बेटा। अब तू भी शादी कर ले बेटा, बहुत हो गया। अब तो राहुल की भी शादी हो रही है, तू अकेला कब तक रहेगा? दादाजी बोले। नमस्ते पापा जी। बस पापा जी, अब ऐसे ही अच्छे हैं, क्या करना है अब शादी करके? राहुल के पापा बोले। यूं ही वो एक दूसरे से काफ़ी देर बात करते रहे। फिर उन्होंने जल्दी आने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया। तभी आरजू अपने रूप में आ गई। राहुल की नज़रें कब से दरवाजे पर ही टिकी थी। उसके आते ही वो उसे देखता रह गया। उसने इसे बहुत दिनों बाद देखा था। उसका मन हो रहा था कि वो भाग कर जाकर उसे गले लगा ले। उदय ने उसे देखा तो उसने उसके पैर पर पैर मारा और धीरे से कहा, अपनी आंखें इधर कर ले, ऐसा लग रहा है मानो आंखों से ही खा जाओगे। यार, इतने दिन हो गए मिले हुए, साले देख तो लेने दे। राहुल भी धीमी आवाज़ में बोला। राहुल, काफ़ी देर हो गई है, तुम कह रहे थे कि तुमने कहीं ज़रूरी काम से जाना है। उदय ने उसे आंखों से इशारा करते हुए कहा। आरजू को भी घुमा लाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बेचारी को कहीं ले नहीं जा पाते। हाँ हाँ, मैंने जाना तो था, आरजू को ऐतराज न हो तो ले जाता हूँ। पापा जी, दादाजी, ले जाऊँ मैं आरजू को? राहुल ने बड़े अदब से पूछा। बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, ले जाओ, उदय के पापा बोले। राहुल को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। वो उदय की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो आरजू को लेकर बाहर आ गया। सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। उदय सबसे पीछे था। उसने अंगूठा दिखाकर उन्हें बाय कहा। कार में बैठते ही राहुल ने आरजू को अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में भर लिया। उसने कहा, तुम्हें मेरा चेहरा देखकर मेरे ऊपर तरस नहीं आता था? मैं आरजू के लिए कितना तड़पा था और तुम निक्की बनकर मेरे इमोशन से खेल रही थी। तुम्हें पता भी है कितनी रातें मैंने आरजू की यादों में जाग कर काटी है? आरजू उसे और कसकर पकड़ते हुए बोली। राहुल, मुझे माफ़ कर दो, मैं यह चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे रहो, मेरे। अच्छा, अब छोड़ो भी। नहीं, कभी नहीं, इतने दिन से तड़पा हूँ, जी भर के गले तो लग लेने दो, जी भर के देख तो लेने दो, आरजू बोली। मैं जानती थी ये दिन ज़रूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये पता नहीं था। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो,
सो तो हूँ ही, आई एम द ग्रेट राहुल सिंघानिया, भला कैसे ना पहचानता, उसने हंसते हुए कहा। वो लोग काफ़ी बाहर आ गए थे। राहुल ने कार रोकी और सीट बेल्ट खोलकर आरजू की तरफ हुआ तो आरजू बोली, क्या कर रहे हो आप, बड़े ही। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल ने उसकी सीट बेल्ट खोल दी और बोला, मैडम हमेशा ये सब गलत मलत न सोचा करो, कई बार बंदा सच में कुछ न कर रहा हो। चलो उतरो। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आरजू भी अपनी सोच पर शर्मा गई। वो भी कार से नीचे उतर आई। सामने बहुत प्यारा नज़ारा था। कल कल करती नदी बही जा रही थी। तभी एक बंदा बोट लेकर आ गया। दोनों बोट में बैठकर सैर पर निकल पड़े। दोनों आमने सामने बैठे थे। राहुल उसे देखे जा रहा था। ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है, आरजू बोली। अच्छा जी, ऐसा क्या है हम में, राहुल बोला। कहकर उसने आरजू का हाथ पकड़ लिया। फिर बोला, तुम्हें पता है मुझे ना वो तुम्हारा जलन वाला चेहरा बहुत अच्छा लगा जब तुम खुद से ही जल रही थी। जब मैं निक्की की तारीफ कर रहा था तो तुम जल कर कोयला हुए जा रही थी। सच में मुझे तुम पर और भी प्यार आ रहा था। तुम जल रहे होंगे, मैं तो नहीं जली थी, आरजू बोली। देखो जरा, कहकर राहुल ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। दोनों की आंखें मिली। दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते रहे। अचानक राहुल ने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया और बोला, आरजू अब कहीं मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। आई लव यू आरजू। आरजू ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोली, ऐसा नहीं कहते, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। जब मैं तलाक के बाद आपसे दूर गई थी ना तो मेरी सांसें रुक गई थी। मैं कितना रोई थी। जी करता था आपको अपना दिल चीर कर दिखा दूं कि इसमें सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं था। मुझे लगा था कि मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। राहुल ने आरजू के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं बोलो आरजू, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर दूंगा। आरजू और राहुल काफ़ी देर ऐसे ही बोट में घूमते रहे। फिर करीब 9 बजे राहुल और आरजू के घर पहुँचे। उदय ने गेट खोला। आओ राहुल, अब खाना खा कर जाना, उदय बोला। नहीं यार, अब भूख नहीं है, दिन में कभी खा लूँगा। फिर कुछ देर रुक कर बोला, आरजू तुम उस सुंदरलाल की टेंशन मत लेना, उसका काम खत्म समझो, राहुल बोला। जो करना है सोच समझ कर करना, कोई गलती न कर देना, उदय बोला। राहुल कभी गलती नहीं करता, कहकर वो चला गया। आरजू बहुत खुश थी कि राहुल ने उसे निराश नहीं किया। वो जाने क्या क्या सोच बैठी थी राहुल के बारे में, लेकिन अब पता चला वो सिर्फ मुझे ही चाहता है। वो सारी रात करवटें बदलती रही, उसे नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन मनीषा के फ़ोन से उसकी आंख खुली। उसने फ़ोन उठाया। हेलो मनीषा, कैसी है? अच्छा जी, तुझे याद भी है कि तेरी कोई फ्रेंड भी है मनीषा नाम की, मनीषा बोली। यार तू तो हमेशा से ही दिल में है। असल में लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो गया था कि तुझे बताना ठीक नहीं समझा। अब कहाँ है तू, मैं मिलने आती हूँ, कहकर आरजू ने फ़ोन बंद कर दिया। तभी मनीषा का मैसेज आ गया। उसने किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। आरजू उठकर तैयार हुई। वो बाहर आई तो पापा और दादा काम पर जा चुके थे। मम्मी बोली, निक्की बेटा कहाँ जा रही है, खाना तो खा लो। आरजू मम्मी के गले लगकर बोली, मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है मनीषा, एयर होस्टेस है, लगभग महीने बाद वापस आ रही है। वो बचपन से मेरे साथ ही पढ़ी है। मम्मी पता है स्कूल में मैं खाना नहीं ले जाती थी क्योंकि मम्मी मेरे लिए बनवाती ही नहीं थी। उन्होंने नौकरों को कह दिया था कि ये लेकर नहीं जाती। जब वो या पापा मुझसे पूछते तो मैं भी झूठ कह देती थी कि मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन मनीषा को जब पता चला तो वो उस दिन से रोज़ मेरे लिए भी टिफ़िन लाने लगी। हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती थी। मैं अक्सर रब का शुक्रिया करते हुए कहती थी कि क्या हुआ, उसने मुझसे मेरी माँ छीन ली, बदले में इतनी अच्छी फ्रेंड तो दे दी। पुराने दिन याद आते ही आरजू की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी भी रो रही थी। वो बोली, मेरी बच्ची को क्या क्या दिन नहीं देखने पड़े। क्या बात है, आज माँ बेटी में बड़ा प्यार उमड़ रहा है, कोई हमें भी ग्रुप हग दे दो, कहकर उसने दोनों को गले लगा लिया। फिर आरजू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, राहुल से मिलने जा रही हो? नहीं भैया, मनीषा से मिलने जा रही हूँ, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? उदय ने मनीषा के बारे में सुन रखा था। वो उससे मिलना चाहता था, सो मान गया। दोनों कुछ ही देर में बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंच गए। आरजू बताए हुए टेबल पर पहुंची तो मनीषा पहले ही आ गई थी।
आरजू को देखते ही वो उससे लिपट गई। उदय को देखकर मनीषा देखते ही रह गई। उसने आरजू से पूछा, ये कौन है? ओ, ये मेरे उदय भैया हैं, मुझे छोड़ने आए हैं। तुझे बाकी स्टोरी मैं बाद में सुनाती हूँ, आरजू बोली। हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है आरजू से, लगता था कि आपको पहले से ही जानता हूँ, उदय ने हाथ मिलाते हुए कहा। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आइए आप भी बैठिए, मनीषा बोली। सॉरी, फिर कभी बैठेंगे, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उदय बोला। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मनीषा हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बोली। हाँ यार, भैया डॉक्टर हैं, वो उनका अपना हॉस्पिटल है, काम पर जाना है, आरजू ने मनीषा को समझाया। ओह, मैंने तो घबरा ही गई थी। आप इस बार कहाँ का टूर करके आई हैं? थका देता होगा इतना प्लेन में रहना, उदय ने पूछा। जी, शुरू शुरू में दिक्कत होती थी, अब तो आदत हो गई है, मनीषा बोली। चलो मैं चलता हूँ। आरजू, 1 मिनट बाद सुन, इधर आ ज़रा, उदय ने उसे साइड में बुलाया और कार्ड पकड़ाते हुए कहा, ये लो, रख लो, जितना खर्चा करना है करो, ओके, चिंता मत करना। भैया ये देखिए, इतने कार्ड हैं मेरे पास, ये दादाजी ने दिए, ये पापा ने, ये मम्मी ने दिया और एक ये वाला राहुल ने दिया। मैंने इतने कार्ड क्या करने हैं? आप अपना कार्ड रखिए, आपकी गर्लफ्रेंड के काम आएगा। आरजू ने उसका कार्ड उसे वापस करते हुए कहा। कमाल है, दादाजी ने या पापा ने मुझे बिना मांगे कभी 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, मम्मी ज़रूर दे देती थी मांगने पर भी। पहले सारी डिटेल बतानी पड़ती थी कि पैसे क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, फिर जाकर मिलते थे। वो अपने हिसाब से, इस काम के लिए इतने क्या करने हैं, इतने लो, इससे काम हो जाएगा। और तुझे ये लिमिटलेस वाले कार्ड दे दिए, वाह, सच में अब तो सोच रहा हूँ काश तेरी जगह वो मुझे किडनैप कर लेते, उदय हंसकर बोला। आरजू ने उसे हल्के से मारते हुए कहा, क्या भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हो? ऐसी अब सुगनी बात दोबारा मत कहना, मुझे पता है क्या क्या झेलना पड़ता है। अच्छा ये लो, पापा वाला कार्ड आप ले लो। पगली, मैंने ये क्या करने हैं? मैं तो उस टाइम की बात कर रहा था जब मैं पढ़ता था, अब तो मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा मैं चलता हूँ, ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, तुम्हारा यहाँ का बिल मैं देकर जा रहा हूँ। कहकर उसने मनीषा की तरफ देखा जो उन्हें ही देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया, फिर उदय चला गया। मनीषा उदय और आरजू को बात करते देखती रही कि आरजू बड़ी लक्की है, जब देखो एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के के साथ घूमती है। पहले वो राहुल से शादी की, अब ये उदय को भाई बना लिया। हाँ सच में उदय तो राहुल का दोस्त है। ओह, शायद इसलिए उसने इसे बहन बना लिया होगा। वो यही अब सोचते हुए उदय की तरफ देख रही थी कि उदय ने उसकी तरफ देखकर बाय किए तो उसने भी मुस्कुरा कर बाय कह दिया। वो मन में फिर सोचने लगी, हाय क्या इस्माइल है इस उदय की। उदय के जाने के बाद जैसे ही आरजू मनीषा के पास आई तो मनीषा ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, क्या बात है, एक तरफ राहुल जैसा सैया और दूसरी तरफ उदय जैसा भैया, कहाँ से, कैसे, बता बता। यार दम तो ले ले, अभी सुनाती हूँ सारी कहानी। हुआ यूँ कि मुझे आम से एलर्जी होती है, तो मैं बीमार हुई तो उदय के हॉस्पिटल गई। उदय की बहन बचपन में खो गई थी, उसे किसी तरह शक हुआ कि मैं उसकी खोई हुई बहन हूँ, इसलिए उसने डीएनए कराया तो मैं सच में उसकी बहन निकली। अब वो मेरी फैमिली है, आरजू ने बताया। क्या, तो वो तेरा पापा और वो मम्मी, वो सब कौन है? मनीषा हैरान होकर पूछा। मैंने उनसे पूछा था, मैं मेरी मम्मी को जंगल से मिली थी, जब मैं 10 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी, तब से पापा ने पाला। किसे पता था कि लाइफ ऐसा सरप्राइज देगी, आरजू बोली। वाह, ये तो बढ़िया है, तू उनकी बेटी निकल आई। अच्छा ये बात, उन्हें, मेरा मतलब है तेरी स्टेप माँ को पता न चले, वरना वो इनसे पैसे लेने आ जाएंगी, मनीषा बोली। हाँ ये तो है ही, आरजू ने कहा। तूने राहुल के बारे में नहीं बताया? मनीषा उसे गुदगुदी करती हुई बोली। यार की बताऊं, तेरे जाने के बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। क्या, अब क्या होगा? मनीषा ने बुरी बात सुने बिना ही रिएक्शन दे दिया। मेरी माँ, मेरी पूरी बात तो सुन ले। तलाक के बाद मैं अमेरिका चली गई, तब राहुल को एहसास हुआ कि उसे मुझसे प्यार है, तो वो मेरे पीछे पीछे अमेरिका पहुंच गया, इसने मुझे मना लिया। फिर उदय भैया आ गए और मैं निक्की बन गई। निक्की ही वो लड़की थी जिसे राहुल बचपन से प्यार करता था और जिसके लिए उसने मुझे तलाक दिया।
तो थोड़ा हमने परेशान किया, फिर वो मुझे पहचान गया। अब हमारी दोबारा शादी है। वाह वाह, क्या स्टोरी है, इस स्टोरी पर फिल्म बननी चाहिए, मनीषा बोली। मुझे छोड़, तू अपनी सुना, आजकल कैसी कट रही है तेरी बॉयफ्रेंड के साथ, शादी कब करा रहे हो, आरजू बोली। वाह वाह, क्या स्टोरी है, इस स्टोरी पर फिल्म बननी चाहिए, मनीषा बोली। मुझे छोड़, तू अपनी सुना, आजकल कैसी कट रही है तेरी बॉयफ्रेंड के साथ, शादी कब कर रहे हो, आरजू बोली। आरजू, वो कमीना भी धोखेबाज निकला। मैंने सोचा उसे सरप्राइज़ दूंगी। मैं बिना बताए घर गई तो वो कुत्ता कमीना किसी कमीनी को मेरे ही घर लेकर आया हुआ था। मैंने कहा तो उल्टा मुझे ही कहता है, तुम भी तो बाहर यही सब करती हो। गुस्सा बहुत आया, जैसे था वैसे ही बाहर उठाकर मारा साले को। समझता क्या है खुद को, मनीषा ऐसी ही थी, ये उसका तीसरा बॉयफ्रेंड था। उसे बार बार ब्रेकअप की आदत हो गई थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था कि वो ऐसी ही थी, वो तो हर बार रिश्ता ईमानदारी से निभाती, लेकिन लड़के ही बेईमान निकलते। चल अच्छा हुआ उसकी असलियत तेरे सामने आ गई, इनसे तो जितना दूर रहो उतना अच्छा है, आरजू बोली। तभी अंदर किसी प्राइवेट रूम से कुछ लोग बाहर आए। सब कोई बिजनेसमैन लग रहे थे। मनीषा उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन उनकी तरफ पीठ होने की वजह से चेहरे साफ नज़र नहीं आ रहे थे। आरजू ने उसे डांटा, तू चुपचाप खाना खा, अगर वो पीछे पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। याद है एक बार कैसे हमारे पीछे तुम्हारी वजह से 2 लड़के पड़े थे। उसे कॉलेज के दिनों का वाकया याद आया, जब कॉलेज से लंच टाइम में वो मार्केट से बुक लेने गई थी। मार्केट दूर थी तो वो बस से गई थी। बुक्स लेकर वो वापस आ रही थी तो हमेशा की आदत के तहत मनीषा सामने से आते 2 लड़कों को देखकर आरजू से बोली, हाय आरजू, देख तो कितने हैंडसम हैं। वो दोनों उन्हें देखने लगे। वो लड़के जब उनके पास से गुजरे तो वो बोले, क्या हाल है सोनियो, बस आपका ही ख्याल है, मनीषा ने बोला तो धीरे से था, पर उन लड़कों ने सुन लिया। वो उसके पीछे हो लिए। अब वो तेज तेज चलकर बस में चढ़ गई। वो जानबूझकर स्टॉपेज वाली साइड नहीं बैठे कि वो लड़के उस तरफ न आ जाएं, लेकिन वो लड़के तो ढीठ निकले। वो सड़क वाली साइड से खिड़की की तरफ आ गए। मनीषा डर के मारे खिड़की वाली साइड बैठी थी कि वो बस में चढ़ न जाएं, लेकिन जब उसने देखा कि वो खिड़की पर आ गए तो वो आरजू को खिड़की वाली तरफ करके खुद अंदर हो गई। वो लड़के पूछने लगे, आप कहाँ जा रहे हो, हम आपको क्यों बताएं, आरजू बोली। चलो कहाँ से आए हो फिर यही बता दो, दूसरा बोला। इतने में बस चल पड़ी। वो लड़का बोला, वेट करना हम आते हैं। सारे रास्ते मनीषा की जान निकलती रही। आरजू पीछे देखी तो वो आ नहीं रहे थे। हाय, अगर वो हमारे पीछे कॉलेज पहुंच गए तो, मनीषा बोले जा रही थी। आरजू बचा ले यार, कॉलेज में सर से डांट पड़ेगी। दूसरी तरफ सर ने घर बता दिया तो मम्मी ऑमलेट बना देंगी। ऐसा नहीं था कि आरजू को डर नहीं लग रहा था, पर वो दिखा नहीं रही थी। फिर वो जैसे तैसे कॉलेज पहुंची। वो लड़के पीछे नहीं थे। उन्होंने कॉलेज पहुंचकर सांस ली। उस दिन के बाद दोनों ने कसम खा ली कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना। बात याद आते ही मनीषा ने झट से मुंह घुमा लिया और बोली, तौबा मेरी तौबा, अल्लाह बचाए इन लड़कों से। आरजू भी हंस दी। तभी उन्हें लगा कि उनमें से 2 उनकी तरफ ही आ रहे हैं। वो फिर घबरा गई। दोनों सर नीचे करके बैठ गई। आरजू को लगा वो उनके टेबल के पास रुक गए। आरजू, तुम यहाँ? राहुल की आवाज़ सुनकर उसने मुंह उठाया। ओ राहुल, आप? बोलते हुए वो खड़ी हो गई। राहुल के साथ ईशान था। राहुल ने बिना उनसे पूछे आरजू के साथ बैठ गया। ईशान आरजू को देखते हुए मनीषा की बगल में बैठने लगा तो वो उसकी गोद में ही बैठ गया। मनीषा चिल्लाई तो वो ठीक से बैठा। मनीषा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। कमाल है, ये भी आरजू को ही देख रहा है। हाय, ये राहुल तो कितना स्मार्ट है, वो सामने बैठे राहुल को देखते हुए सोच रही थी। बड़ा अजीब सा सीन था। राहुल और आरजू एक दूसरे को देख रहे थे। सामने बैठा ईशान आरजू को और मनीषा राहुल को देख रही थी, पर दोनों का ही मोटिव अलग अलग था। ईशान तो आरजू को टाइगर के रूप में देख रहा था और मनीषा उसे अपनी फ्रेंड के लवर के रूप में देख रही थी। वो खुश थी कि उसकी फ्रेंड को इतना हैंडसम पति मिला है। राहुल आरजू से बोला, आरजू, ये ईशान, तुम तो पहचानती ही हो इसे। दोनों ने ईशान की तरफ देखा तो वो आरजू को ही देख रहा था। आरजू ने हेलो कहकर हाथ बढ़ाया। ईशान हाथ पकड़कर देखता ही रह गया।
राहुल ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, कमीने, ये भाभी है तेरी। ईशान जैसे नींद से जागा। वो बोला, हेलो भाभी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तब आरजू ने राहुल को मनीषा से मिलवाया। राहुल, ये मेरी बेस्टी है मनीषा, एयर होस्टेस है। ओह हेलो मनीषा, राहुल ने हाथ मिलाते हुए कहा। राहुल ने टेबल के नीचे आरजू का हाथ पकड़ रखा था। वो आपस में बातें करते रहे। फिर राहुल आरजू से बोला, चलो चलें, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, मैं इसके साथ ही रहूँगी, आप दोनों जाइए। राहुल ने मनीषा की तरफ देखा। उसे मनीषा से जलन हुई। फिर ईशान को लेकर जाने लगा। ईशान वापस आया, आकर आरजू के पांव छुए और बोला, आशीर्वाद दीजिए भाभी जी, मैं आपकी तरह बन पाऊँ। आरजू और मनीषा ने उसे हैरानी से देखा। जाते जाते उसने मनीषा से हाथ मिलाया। मनीषा देखती रह गई। वाह, क्या हैंडसम है, एक ही दिन में इतने हैंडसम लोग, हाय मैं कहीं मर न जाऊं। वो लोग चले गए। असल में राहुल आज एसएल बिल्डर्स का पता करने आया था। एसएल के पार्टनर्स से उसके शेयर खरीदने आया था। अब राहुल के पास उनके 30% के शेयर थे, पर उसने आरजू को अभी बताना ठीक नहीं समझा। मनीषा और आरजू बैठी पुरानी यादों को याद करती रही। फिर उन्होंने खाना खाया और वहां से निकलकर मॉल की तरफ चल दिए। मनीषा और वो जब भी इकट्ठे होते ढेरों शॉपिंग करते, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। राहुल और ईशान दोनों वापस आ रहे थे तो ईशान बोला, राहुल भाई, भाभी जी से कहना मुझे भी कुछ ट्रेनिंग दे दे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ, उन्हें मिलकर मुझे सब कुछ मिल गया। ईशान अपने आप ही बोलता चला जा रहा था। अब तू बस भी करेगा, वाइफ है वो मेरी, इतना तो मैं उसे मिलकर खुश नहीं हुआ जितना तू हुआ जा रहा है। अगर इसी तरह करेगा तो दोबारा मिलाऊंगा भी नहीं। राहुल बोला, यार तुम इस तरह नहीं कह सकते, देखो मैं कोई गलत नहीं कर रहा, मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ, भाभी जी हैं मेरी, मम्मी जैसी हैं, आज से तू मेरा पापा, अब ठीक है, प्लीज़ बात तो करना। ईशान उसका हाथ पैर पकड़ने लगा। राहुल को हंसी आ गई। वो बोला, तुझे इस तरह देखकर कौन कहेगा कि तू पुलिस का इतना बड़ा अफसर है। अरे मैं तेरे लिए कोई अफसर वफसर नहीं हूँ, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो तुम। मैं मिन्नतें कर रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। ईशान ने बच्चे की तरह मुँह बनाते हुए कहा। आरजू काफ़ी लेट घर आई। मम्मी उसकी वेट कर रही थी। वो अंदर आई तो मम्मी को देखकर बोली, अरे मम्मी आप यहाँ, आप सोई नहीं अभी तक? जिसकी जवान बेटी आधी रात तक बाहर हो वो कैसे सो सकती है भला? मम्मी बोली। आरजू उनसे लिपट गई, बोली, मेरी प्यारी मम्मी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तो ज़्यादा चिंता होती है कि तू अब बच्ची नहीं रही। मम्मी बोली, मम्मी मैं मनीषा के साथ थी, हम मॉल घूमने गए, मूवी देखें, फिर शॉपिंग गए, टाइम का पता ही नहीं चला। आरजू बोली, बेटा मुझे बहुत डर लगता है कि पहले जैसा दोबारा न हो जाए, बड़ी मुश्किल से मिली हो हमें। मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा। मम्मी चलो आज आपको अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। आरजू उन्हें अपने कमरे में ले आई। अंदर आते ही बोली, मम्मी मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं कई मिशन कर चुकी हूँ, एक बार गोली भी लगी थी, ये देखो। आरजू ने कमीज़ उठाकर दिखाया। बच गई थी, गोली साइड में लगी थी, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ था, पर अब मेरी प्रमोशन हो गई है, अब मैं खुद मिशन पर नहीं जाऊंगी, बाकियों को ट्रेनिंग दूंगी। मम्मी सुनकर हैरान आरजू को देखती रह गई। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। मम्मी आपने टाइगर का नाम सुना है? आरजू ने पूछा। वो जिसने क्लब में गैंगस्टर पकड़ाया था? मम्मी ने हैरानी से पूछा। हाँ मम्मी मैं वही टाइगर हूँ, कौन मुझे कह सकता है? आरजू ने कहा। टाइगर? तुम क्या कह रही हो तुम? पापा भी उसकी वेट कर रहे थे, उसकी आवाज़ सुनकर आए थे, मगर जो उन्होंने सुना उनके पैर वहीं जम गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, जी पापा जी? आरजू बोली। दोनों आश्चर्यचकित होकर आरजू को देखते रहे और अपने गले से लगा लिया। एक सड़क पर सौम्या एक महंगी कार में एक लड़के के साथ बैठी जा रही थी। लड़का देखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी हर चीज़ में उसकी अमीरी झलक रही थी। सौम्या बोली, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? जब से मिले हो ऐसे ही मुंह बनाया हुआ है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, असल में कंपनी में दिक्कत हो रही है, कोई चोरी छिपे हमारी कंपनी के शेयर खरीद रहा है। पापा भी परेशान हैं, पता नहीं किसी को हमारी इस कंपनी में क्या दिलचस्पी है।
कौन है वो? सौम्या ने पूछा। यही तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर कौन है और चाहता क्या है। तुम यूं ही परेशान न हो, अगर मेरी हेल्प चाहिए हुई तो बताना, मैं ज़रूर करूँगी। एक तुम्हारे कारण ही तो दिल लगता है मेरा, वरना मेरे घर के माहौल में जीना मुश्किल था, वो बोला। सतीश, तुम ऐसा मत बोला करो, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल दुखता है। तुम्हें अपनी फैमिली में कितने दुख देखने पड़े, सौम्या बोली। सौम्या और सतीश कॉलेज टाइम से एक दूसरे को चाहते हैं। सतीश के कारण ही सौम्या ने राहुल से शादी करने से मना कर दिया था। सतीश SL बिल्डर्स के मालिक का बेटा था। राहुल घर आ गया था, उसने सारी फाइल्स चेक की, फिर उसने आरजू की भेजी हुई लिस्ट देखी। ये लिस्ट 5 शेयर होल्डर्स की थी जिनके पास SL बिल्डर्स के शेयर थे। वो लिस्ट को ध्यान से पढ़ने लगा। 40% सुंदरलाल के पास, मिसेस सुंदरलाल के पास 10%, सतीश 10%, प्रकाश गुप्ता 5%, देव कुमार 5%। अब पहले 3 को तो भूल ही जाओ, वो तो अपने शेयर बेचेंगे नहीं। ये प्रकाश और देव का पता लगाना पड़ेगा। राहुल ने अभिषेक को फ़ोन किया। अभिषेक, ये लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। सुंदरलाल की डिटेल्स तो तुमने निकाल ली थी, अब उसकी पत्नी, बेटे और ये 2 दोस्तों की बैंक डिटेल्स निकाल कर भेजना और उनकी पर्सनल डिटेल्स भी निकालना। डोंट वरी सर, हो जाएगा। रिजल्ट सुबह आपके टेबल पर होगा, अभिषेक बोला। उसकी बात सुनकर राहुल बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो कल मिलते हैं। उधर उदय के घर में दादाजी भी ये बात सुन चुके थे। क्या कह रही है ये? मुझे तुम लोग कुछ समझते भी हो या नहीं? अभी मैं जिंदा हूँ, दादाजी गुस्से से बोले। पापा की जोर से बोलने पर दादाजी और उदय जो अभी जागे थे वो भी उठकर आ गए थे। पापा, दादाजी, मैं आपको बताना ही चाहती थी, असल में उस घर में मेरी सौतेली माँ और उनकी बेटी मुझे बहुत तंग करते थे। बस पापा ही मेरा ख्याल रखते थे तो उन्होंने मुझे उन लोगों से बचाने के लिए अमेरिका पढ़ने भेज दिया। अब फीस तो इन्होंने दे दी, पर वहाँ रहना कौन सा आसान था। सस्ते एरिया में घर ले लिया तो वहाँ भी रोज़ गुंडे किस्म के लोगों से लड़ना पड़ता था। फिर मैं भी उनमें से एक हो गई। मैंने लड़ना, मार धाड़ करना, गोली चलाना सब सीख लिया था। फिर मुझे ये सीक्रेट सर्विस वाले मिल गए। मुझे ठीक लगा। मैंने सोचा एक तो अच्छा काम है, काम भी करूँगी, दूसरे सैलरी भी मिलेगी और इज्जत अलग से। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये काम छोड़ दूँगी। आरजू ने सबको अपनी कहानी सुनाई। आरजू की कहानी सुनकर सब दुखी हो गए। मम्मी की आंखों से तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटा, अगर कहो तो उस सुनील का सत्यानाश कर देते हैं, वैसे भी उसकी कंपनी कोई खास काम नहीं कर रही है, दादाजी बोले। पापा और उदय उनकी बात से सहमत थे। नहीं पापा, मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ज़्यादा प्यार नहीं दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो मुझे लगने लगा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने मुझे अमेरिका भेज दिया। मैं कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। मेरी मम्मी जिसने मुझे पाला था वो मुझे दिल से प्यार करती थी। अगर ये चाहते तो उनके मरने के बाद मुझे किसी अनाथालय में छोड़ सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मुझे आज तक ये पता नहीं लगने दिया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। ये तो मैंने उस दिन पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं उन्हें जंगल में मिली थी। उस दिन जाने क्यों वो मेरे गले लगकर बहुत रोए। सच्ची दादाजी, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। उन्होंने जितना किया वो भी बहुत ज़्यादा है, आरजू बोली। देख उदय, हमारी बेटी कितनी सयानी है, बस इन्हीं बातों के कारण लोग बेटियां मांगते हैं, दादाजी बोले। कहकर उन्होंने आरजू को गले लगा लिया। पापा और उदय ने भी ऊपर से हक कर लिया। मम्मी भी उनमें शामिल हो गई। अगले दिन राहुल कंपनी में पहुंचा ही था कि अभिषेक आ गया। वो बोला, सर आपका काम कर दिया, ये लीजिए। उसने लैपटॉप राहुल की तरफ घुमाते हुए कहा। राहुल ने ध्यान से देखा, उनकी सारी डिटेल्स आ गई थी। उसने देखा कि इन दोनों के खाते में हर महीने सुंदरलाल 20 लाख के करीब रुपए डालता था। यही नहीं, प्रकाश की पत्नी के खाते में कभी 20 तो कभी 30 लाख रुपए डाल रहा था। वो अभिषेक से बोला, वेल डन अभिषेक, ओके अब तुम जाओ, फिर काम हुआ तो बुलाऊंगा। तब उसने आरजू को फ़ोन किया। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? सो रही थी, आरजू बोली। हमारी नींदें उड़ाकर खुद वो आराम से सो रहे हैं, राहुल शायरी के अंदाज में बोला। अब मुझे क्या पता कहाँ नींदें गंवाई आपने, मुझे यूं ही बदनाम न करो, आरजू बोली। अच्छा छोड़ो ये सब, बस आ जाओ। क्यों, क्या काम है?
अगर काम नहीं हुआ तो नहीं आओगी? अच्छा बाबा आती हूँ, लेकिन कहाँ? कंपनी में, चलते वक्त कॉल कर देना। कहकर राहुल ने फ़ोन बंद करके ईशान को फ़ोन लगाया। हेलो, कहाँ हो? कब से बेल बज रही थी? नहा रहा था। हाँ, कोई काम है क्या? कंपनी आ सकता है क्या अभी? हाँ यार, पहले तू बताया कर, अब यहाँ देखना पड़ेगा, मैं पूछ कर बताता हूँ, ईशान बोला। चल ठीक है, मैं आरजू से अकेला ही मिल लूँगा। कोई मिन्नतें कर रहा था तो मैंने सोचा कि उसे मिलवा दूँ, पर अब टाइम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, राहुल चिढ़ाते हुए बोला। क्या भाभी जी आ रही हैं? मैं अभी आया, कहकर ईशान ने फ़ोन बंद करके अपने अफसर से कहकर जल्दी जल्दी निकल लिया। राहुल आरजू की कंपनी में आई। वो सीधे राहुल के कमरे में पहुंच गई। वहां ईशान और राहुल बैठे बातें कर रहे थे। आ गई, आओ यहाँ बैठो। आरजू को देखकर राहुल ने सोफे पर अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा। भाभी जी आशीर्वाद दीजिए, ईशान उसके पैर छूते हुए बोला। आरजू घबरा कर पीछे हटते हुए बोली, ये सब क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? राहुल ने बताया, ये तुम्हारा फ़ैन है और तुमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है। आरजू बोली, ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं सिखा दूंगी आपको, बस इसलिए इतनी सुबह उठाया। अरे नहीं, यहाँ आकर बैठो तो सही, राहुल बोला। फिर उसने दोनों को एक एक फाइल दी। दोनों ने पढ़कर फाइल्स टेबल पर रखी और आरजू ने पूछा, अब क्या इरादा है? देखो, अब मैंने इनके 30% अपने नाम करा लिए हैं। अब उनकी पत्नी और बेटे के 20% और फ्रेंड्स के 10% अपने कब्जे में करने हैं। कैसे करने हैं ये सोचो। तीनों सोचने लगे। आरजू बोली, ये जो प्रकाश की पत्नी है उसे सुंदरलाल पैसे क्यों देता है? इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पति और बच्चे होते हैं। उसे अगर पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है तो वो जलन भर से कुछ भी कर सकती है। आरजू की बात सुनकर राहुल और ईशान ने एक साथ उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आरजू ने उनसे पूछा। अरे नहीं, बल्कि हम तो इसलिए देख रहे हैं कि ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया, जबकि मैंने तो ये आजमाया हुआ है। जलन के चलते तो तुम्हारी असलियत सामने आ गई थी, राहुल ने हंसते हुए कहा। यार तुम जो भी कहो, इन जैसा दिमाग नहीं पा सकते। भाभी जी आप ग्रेट हो, क्या आइडिया है, ईशान बोला। राहुल ने उसे घूर कर देखा। अब कैसे करना है ये काम? ईशान ने बात को बदलते हुए कहा। ये मुझ पर छोड़ दो, मैंने हैरी को लगाया हुआ है काम पर, देखते हैं वो क्या लेकर आता है, आरजू बोली। वो किसी काम का भी है, जब देखो हैरी हैरी करती रहती हो, राहुल ने चिढ़कर कहा। ईशान, मैं कह रही थी ना कि ये जलन बहुत बुरी होती है, उसने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों हंस पड़े। राहुल और चिढ़कर बोला, हम यहाँ काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई हंसी मजाक करने नहीं। उन्हें और हंसी आ गई। उन्हें हंसते देख राहुल को भी हंसी आ गई। कुछ देर हंसने के बाद राहुल बोला, आरजू तुम्हें एक और बात बतानी है। वो जो सुंदरलाल का इकलौता बेटा है, जानती हो उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, कौन है? आरजू ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारी सौतेली बहन सौम्या, राहुल बोला। क्या? सौम्या? लेकिन किसी को पता भी नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है, आरजू ने और हैरान होते हुए कहा। और ये कुछ दिनों का रिलेशन नहीं है, उसका कॉलेज टाइम का है, राहुल ने बताया। ओह, तभी उसने मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेने की वजह बाहर भेजना ठीक समझा। क्या मैं ऐसी लगती हूँ जो किसी का बॉयफ्रेंड चुरा ले? आरजू ने पूछा। ना, बिल्कुल नहीं, राहुल और ईशान एक साथ बोले। उनकी ये मीटिंग काफ़ी देर तक चली। फिर ईशान उठा और बोला, बहुत काम छोड़कर आया था भाभी, मुझे इस मिशन में साथ ही रखना, बहुत कुछ सीखना है आपसे। अच्छा मैं चलूँ अब, और कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, किसी किस्म की हेल्प चाहिए हुई तो बुला लेना। ईशान के जाने के बाद राहुल ने आरजू को पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। अच्छा जी, ये अपने पैतरे किसी और पर आजमाना। अब तुम्हें मेरी असल आईडी पता लग गई है। अब मैं तुम्हारी इन हरकतों को रोकते वक्त तुम पर तरस नहीं करूँगी। तुमने अभी मेरी स्किल्स देखी नहीं है, आरजू ने उसकी बाँह प्यार से पीछे करते हुए कहा। यार मैं कौन सा खा रहा हूँ तुम्हें, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ ही कर रहा हूँ, अब इतना भी नहीं कर सकता क्या? चलो छोड़ो, क्या किया कल? राहुल बोला। बस क्या करना, देर रात तक मनीषा के साथ थी, फिर घर आई तो पहली बार लगा कि घर क्या होता है। मम्मी मेरी वेट कर रही थी, मम्मी ही नहीं दादाजी, भैया और पापा भी जाग रहे थे, पर सिर्फ मम्मी ही बाहर बैठी थी।
जानते हो कल मैंने उन्हें अपने एजेंट होने के बारे में बता दिया, आरजू बोली। क्या तुमने बता दिया? वो क्या बोले? नाराज़ तो नहीं हुए? राहुल ने पूछा। हैरान ज़रूर हुए थे, लेकिन जब मैं उन्हें अपने एजेंट बनने की कहानी सुनाई तो सभी भावुक हो गए। अब कोई शिकायत नहीं, अब ये डर भी ख़त्म हो गया है कि इन्हें पता न चल जाए, आरजू बोली। तभी उसे मनीषा का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो मनीषा, क्या बात है, उठते ही मुझे याद किया? हेलो जी, मैं ब्लू वेल क्लब का मालिक रॉकी बोल रहा हूँ। आपकी इस फ्रेंड ने रात में ज़्यादा पी ली थी तो यहीं सो गई हैं। ये अभी भी यहीं सो रही हैं। मैंने सोचा कि इनके घर खबर कर दूँ, आपका नाम माई स्वीट हार्ट लिखा था सो फ़ोन किया। ओह थैंक यू जी, मैं अभी आती हूँ, लीजिए इनसे बात कीजिए, कहकर उसने फ़ोन राहुल को पकड़ा दिया। राहुल ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और बोला। उधर से रॉकी बोला। हेलो जी, मैं ब्लू वेल क्लब से बोल रहा हूँ, इनकी फ्रेंड यहाँ है, इन्हें ले जाइए। रॉकी, तू सब ठीक है ना? कमीने, तेरी भाभी की फ्रेंड है वो। अच्छा हम अभी आते हैं, राहुल बोला। अच्छा तेरी साली है, फिर तो अपनी भी रिश्तेदार हो गई, तू चिंता ना कर, आजा। रॉकी बेड पर बेखबर पड़ी मनीषा की तरफ देखकर बोला। राहुल ने विजय को काम समझाया और आरजू को लेकर क्लब की तरफ चल दिया। आरजू और राहुल क्लब पहुंचे तो रॉकी बाहर ही वेट कर रहा था। उसने राहुल से हाथ मिलाया और आरजू को भी हेलो कहा। वो उन्हें मनीषा के कमरे में ले गया। मनीषा अभी भी वैसे ही बेसुध लेटी हुई थी। आरजू ने उसे पकड़कर हिलाया, लेकिन वो हिली भी नहीं। तब राहुल बोला, आरजू डॉक्टर साले को फ़ोन लगाओ। ये क्या बोल रहे हो, बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? आरजू बोली। इसमें तमीज़ की क्या बात है, मैं उदय की बात कर रहा हूँ, वो डॉक्टर है और मेरा साला भी है, इसलिए कह रहा था कि डॉक्टर साले को फ़ोन लगाओ। मैंने गलत क्या कहा? राहुल बोला। भाभी जी, राहुल बात तो सही कह रहा है, अब उदय इसका साला ही है, मैं फ़ोन करता हूँ साले को, राकी हंसते हुए बोला। आरजू ने उदय को फ़ोन करके बुला लिया। वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि उदय भी आ गया। वो बोला, यार तुम लोग तो बेहले हो, मैं कितना बिजी था तुम्हें क्या पता। भैया हमने भी पेशेंट देखने के लिए बुलाया है। मनीषा ने कल ज़्यादा ड्रिंक कर ली और वो अब तक बेहोश पड़ी है, कहकर आरजू उसे मनीषा के पास ले गई। उदय ने उसे चेक किया और फिर इंजेक्शन लगाया और बोला, कुछ देर में होश आ जाएगा। आरजू, ये कैसी फ्रेंड है तेरी? ये कोई अच्छी बात है, लड़की होकर इतनी पी रखी है। ये तो शुक्र करो कि ये इस क्लब में थी, यहाँ हमने रूल्स बना रखे हैं, कहीं और होती तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। इसे समझाना कुछ, उदय बोला। भैया मैंने भी इसे ऐसे पहली बार देखा है, असल में ये अपने रिलेशन से बहुत दुखी थी, इसलिए शायद इसने पी हो। इसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी इसे धोखा दे गया। इसे तो इसने रंगों हाथों पकड़ा, उल्टा इसी को कहने लगा कि तू खुद भी ऐसी ही है। भैया ये एयर हॉस्टेस है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आरजू बोली। मुझे भी यही लगता है, ये यहाँ अकेली बैठी पी रही थी, मैंने इसे देखा तो मैंने इन पर नज़र रखी। जब भी कोई इसके पास आता तो मैं उसे भगा देता, फिर इसके गिरते ही इसे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। बुरी लड़की नहीं है, नशे के बावजूद इसने मुझे खुद को उठाने नहीं दिया और लात घूंसे मारे, पर मैं किसी तरह इन्हें ऊपर छोड़ कर आया। ये देखो यहाँ इसने दांत से काटा। उसने अपनी कलाई दिखाई जिसमें दांत के साफ निशान थे। यार तुम ये काम तो नहीं करती, राहुल आरजू के पास होकर धीरे से बोला। आरजू ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, मुझे कभी छेड़ कर देखना, पता चल जाएगा। रॉकी और उदय भी हंस पड़े। लगभग आधे घंटे बाद मनीषा को होश आया। उदय ने उसे चेक किया और एक गोली देते हुए कहा, ये गोली ले लो, इससे उल्टियाँ नहीं आएंगी। अब बहुत देर हो गई है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कहकर उदय चल दिया। मनीषा ने आरजू की तरफ देखा, फिर उन दोनों की ओर देखा और बोली, आरजू तू इतने सारे हैंडसम लोगों को कैसे जानती है? राहुल से तूने शादी कर ली, उदय तेरा भाई निकला, वो ईशान तेरा फैन है, अब ये हैंडसम बंदा कौन है? मनीषा तेरा दिमाग ठीक है? तूने ड्रिंक क्यों की? तुझे पता है ये इंडिया है, यहाँ ये सब नहीं चलता। तू मेरे साथ थी तब तो कह रही थी कि सब बढ़िया है, फिर बाद में क्या हो गया? आरजू ने उसे डांटते हुए कहा। तेरे जाने के बाद मुझे फिर वो कमीना मिल गया, पता है क्या क्या बकवास कर रहा था वो। गुस्सा आ गया था, यहाँ उसी के पीछे आई थी, फिर उस कमीने को देखते देखते पीती चली गई। मनीषा बोली, वो जो बार बार तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, वो तुम्हारा एक्स था? यार राहुल, वो दिवेन था, वो कमीना तो यहाँ रोज ही आता है, कहो तो सबक सिखा देते हैं, रॉकी बोला।
नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आरजू, मुझे घर छोड़ दो। मैं तुम्हें घर तो छोड़ दूंगी, लेकिन पहले इनका शुक्रिया अदा तो कर दो। अगर इन्होंने नज़र न रखी होती तो पता नहीं तेरा क्या होता। एक तो ये तुझे बचा कर यहाँ कमरे तक लाए, ऊपर से तूने इन्हें ही काट लिया। इतना बड़ा जख्म हो गया है, तेरे सारे दांत छप गए हैं। आरजू की बात सुनकर मनीषा को बहुत शर्म आई। उसने रॉकी से माफ़ी मांगी। रॉकी बोला, वैसे ये क्लब आपके लिए हमेशा खुला है, जब भी दिल दुखी हो आ जाना। एक तो उस दिवेन से बदला ले लेंगे, दूसरा आप मुझे अपना दर्द सुना देना। जब दो लोग मिले प्यार में तो दोनों मिलके हम हो जाते हैं। तुम मुझसे कहो, मैं तुमसे कहूँ, दर्द बांटने से कम हो जाते हैं। वाह वाह, तू कब से शायर हो गया? मैं कहाँ शायर हूँ, ये तो यूं ही सुना दिया। राहुल, इन्हें ध्यान से छोड़ देना, रॉकी बोला। क्या? नहीं, मैं पहुँचाऊँगा नहीं, अपने साथ ले जाऊँगा। हद है तेरी भी, इन्हीं के घर इनको छोड़ूंगा? तू मुझे तो ऐसे कह रहा है मानो मुझे जानता ही नहीं, राहुल बोला। नहीं, मेरा मतलब दोनों से था, दोनों को घर छोड़ देना। अच्छा भाभी जी, बाय बाय मनीषा, रॉकी बोला। राहुल उन दोनों के बैठते ही कार भगा कर ले गया। इसका घर कहाँ है? राहुल ने पूछा। आरजू ने उसका एड्रेस बताया और वो चले गए। उन्होंने पहले मनीषा को उसके घर छोड़ा, फिर राहुल आरजू को अपने घर ले गया। आरजू बोली, वहाँ क्यों लेकर जा रहे हो? पापा या दादाजी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। उनकी डांट से डरती हो या कोई और बात है? पर मैं तो तुम्हें लीजा से मिलाने ले जा रहा हूँ, वो तुम्हें बहुत याद करती है, राहुल बोला। ओह अच्छा, आरजू बोली। क्यों, तुम्हें क्या लगा? तुम लड़कियां हमेशा ऐसी ही बातें क्यों सोचती रहती हो? राहुल ने शरारती स्माइल बिखेरते हुए कहा। अच्छा जी, तुम्हें क्या पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? तुम सोच रहे होगे गलत। सोच तुम लड़कों की गलत होती है और क्या लड़कियों की रहे हो, वो बोली। घर पहुंचकर आरजू को यहाँ बिताए दिन याद आ गए। दरवाज़ा लीजा ने ही खोला और वो आरजू को देखते ही खुश हो गई। उसने एकदम से आरजू को गले लगा लिया। फिर उसे ध्यान आया कि वो काम वाली है, तो वो शर्मा कर पीछे हट गई और बोली, सॉरी मैडम, खुशी के मारे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, कैसी हो तुम? आरजू ने पूछा। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? आप तो जाकर आई ही नहीं, मुझे डर था कि शायद अब नहीं आएंगी, लेकिन सर ने कहा था कि आपको लेकर आएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गईं। आइए, आप अंदर आइए, कहकर वो आरजू को अंदर लेकर आई। आरजू ने देखा घर में कुछ भी नहीं बदला था, हर चीज़ अपनी जगह ठिकाने पर थी। उसकी आंखें भर आई। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? बस वो दिन याद आ गए, आरजू बोली। अब पुरानी यादों को भुला दो, हम मिलकर नई खुशनुमा यादें बनाएंगे, कहकर उसने उसके आंसू पोंछ दिए। लीजा चाय लेकर आ गई। उसने आरजू से पूछा, दीदी जी, आपका सामान कहाँ है? मैं बाहर तक देख कर आई, कुछ नहीं है। लीजा, मैं अभी मिलने आई हूँ, रहने मैं फिर आऊँगी। मुझे मेरे असली माँ बाप मिल गए हैं। अब राहुल के पापा आ जाएं तो वे लोग मुझे लेने आएंगे तो मैं आ जाऊंगी, आरजू बोली। फिर लीजा खाना बनाने चली गई। आरजू अपना कमरा देखने गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो देखकर हैरान हो गई। कमरा इतने महीनों बाद भी बिल्कुल वैसा ही पड़ा था। वो अंदर आई तो उसे अंदर से राहुल की खुशबू आई। उसने राहुल की तरफ देखा। फिर राहुल ने एक स्विच ऑन की। बेड के सामने की दीवार पर आरजू की बड़ी सी तस्वीर बन गई। राहुल ने एक रिमोट लिया और आरजू को प्यार से बेड पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। वो रिमोट के बटन को दबाता रहा। दीवार पर आरजू की तस्वीर बदलती रही। आरजू की आंखों से झरने की तरह आंसू बह निकले। वो चाहकर भी आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसे पता था कि राहुल उसे चाहता है, पर इतना चाहता है ये आज पता चला। राहुल ने उसका मुंह अपनी तरफ किया और उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसने प्यार से उसे गले लगा लिया। आरजू और राहुल काफ़ी देर ऐसे ही एक साथ बैठे रहे। दोनों के सर एक दूसरे के कंधे पर थे। आरजू ने उससे कहा, चलो राहुल, अब घर छोड़ाओ, काफ़ी देर हो गई है, सभी वेट कर रहे होंगे। नहीं, मैंने नहीं जाने देना, तुम मेरी हो, अब मेरे पास ही रहो, राहुल ने बच्चे की तरह कहा। पागल न बनो, जैसा बड़ों ने तय किया है हम वैसा ही करेंगे। जब पापा आ जाएंगे तो वो और तुम मुझे लेने आ जाना, ठीक है ना? फिर मैं हमेशा के लिए आ जाऊंगी, आरजू बोली। खाना खाकर राहुल उसे उसके घर छोड़ने चल दिया। लीजा भी आरजू का घर देखने तैयार होकर उनके साथ आ गई। वो घर पहुंचे तो आरजू देखकर हैरान रह गई। घर को फूलों और लड़ियों से सजाया पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी हो। शादी के माहौल की तरह ही हलचल हो रखी थी।
नौकर यहाँ वहाँ काम करते भाग रहे थे। आरजू ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे नहीं पता है के रूप में कंधे उचकाए। वो दोनों अंदर आए तो लिविंग रूम में राहुल के पापा को देखकर आरजू चौंक गई। राहुल ने पापा के चरण छुए। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बहुत खुशी हुई देखकर कि तूने मेरा कहा मानकर इसे शादी के लिए मना लिया। आरजू ने भी उनके पैर छुए। वो बोले, जीती रहो बेटी, दूधो नहाओ पूतो फलो। बेटा, इसने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन आप वापस आएंगे मैं आरजू को फिर से आपकी बहू बना लूँगा, इसलिए ये तुम्हें लेकर आया है। आज हम तुम्हें छोड़ आएंगे और कल तुम दोनों की शादी है। पापा, इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? आरजू ने हैरान होकर पूछा। कुछ जल्दी नहीं हुआ। जिस दिन तुमने हाँ की थी उस दिन ही हमने और राम ने ये तैयारियां शुरू कर दी थी। सब कुछ फाइनल हो गया था। तुम क्या समझती हो मनीषा वैसे ही आई है? उसे राहुल ने ही बुलाया है ताकि वो शादी में शामिल हो सके। और वो जो क्लब वाला कल का सीन भी तुम्हें घर से दूर रखने के लिए ही किया गया। तुम इतनी बड़ी सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हें ज़रा भी शक नहीं हुआ कि मनीषा शहर से इतनी दूर इनके क्लब में गई ही क्यों है? कभी तुमने उसे ड्रिंक करते देखा है? तुमने सोचा नहीं कि उसने बेहोश होने तक क्यों पी? फिर राखी के हाथ ही क्यों लगी? फिर डॉक्टर कोई भी आ जाता, उदय को ही क्यों बुलाया गया? सब तुम्हें घर से दूर रखने की साजिश थी ताकि हम घर सजा सके। अब कल तेरी शादी हो जाएगी, ये घर फिर से खाली हो जाएगा। तेरे आने से रौनक सी आ गई थी हम बेजान जिंदगियों में। कहते कहते दादाजी की आंख भर आई। पापा भी आंखें साफ कर रहे थे। मम्मी तो रसोई के कोने में ही छुपकर रोने लगी। आरजू भी दादाजी के गले लगकर रो पड़ी। पापा जी, दादाजी, आप लोग दिल छोटा ना करें। मैं रोज़ दिन में एक बार आरजू को आप लोगों से मिलाने ले आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। इसके साथ मैं भी रोज़ आऊँगा, एक के बदले दो। आप फिर मुझे ये ना कहना कि ये रोज़ ही आ जाता है। राहुल ने उन्हें हंसाने के लिए हंसते हुए कहा। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा स्वागत है बेटा, जब मर्जी आओ। हमारे दिल में तुम्हारा दर्जा उदय और आरजू से भी बड़ा है। तुम हमारे कलेजे के टुकड़े को जो रखोगे। दादाजी हंस पड़े और अपने सीने से लगी आरजू के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। जब एसएल बिल्डर को राहुल की उन्हें बर्बाद करने की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या होगा अगला कदम? क्या राहुल और आरजू की खुशियां आती आती रह जाएंगी? जब आरजू की सौतेली बहन को पता चलेगा कि उसके बॉयफ्रेंड को बर्बाद करने वाला आरजू का पति है तो वह क्या करेगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।